हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अब हम आर्टिकल सीरीज़ में आने वाले हैं आर्टिकल 40 से आर्टिकल 60 के बीच में। आर्टिकल 40 तक हमने कवर कर लिया था, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 40 तक हमने कवर कर लिया था। अब हम 40 से 60 कवर करने वाले हैं। जो हमारा मूल मंत्र है वो रिवीजन है। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टुडेस आर्टिकल। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत जो होती हैं उनका एक संगठन होना चाहिए। आर्टिकल 40 बोलता है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 40 बोलता है राइट टू वर्क, हर एक आदमी को काम करने का, शिक्षा पाने का और सार्वजनिक सहायता पाने का स्वतंत्र अधिकार है। यानी वो किस वर्ग से आता है, किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, किस रंग रूप से आता है, उससे कोई मायने नहीं रखता। वो हर एक आदमी को उसकी इच्छा के अनुसार काम, उसकी इच्छा के अनुसार शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, उसकी जो सार्वजनिक सहायता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त होगी उसे वह समान रूप से प्राप्त होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 42 बोलता है श्रमिकों के लिए, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य की दशा एवं प्रसूति सहायता है। श्रमिक मजदूर वर्ग है उनके लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य यानी उनसे अमानवीय कार्य नहीं करवाना है। ऐसे कोई कार्य जिनसे समाज में क्राइम बढ़ता हो या फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता हो, और वो उनके लिए जो हम न्याय संगत कार्य है वही करवाएंगे। अन्याय संगत काम, ऐसे कोई भी जैसे बंधुआ मजदूर बनवा लेना या कोई हीनियस क्राइम है, ऐसी चीज़ें हम उनसे नहीं करवाएंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में आती है श्रमिकों को उपयुक्त वेतन और उनके जीवन स्तर में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का लगाना। श्रमिकों को उनके मजदूरी के हिसाब से उचित वेतन मिले, उचित मानदेय मिले, और ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग की स्थापना। लिविंग वेजेस, डिसेंट लिविंग कंडीशंस, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ये सारी चीज़ें आई आर्टिकल 43 में। अब 43A में क्या आया? श्रमिकों के प्रबंध की भागीदारी। अब कोई भी जैसे कोई सी फैक्ट्री है, कोई सा छोटी सी मिल है, तो उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर मैनेजमेंट। अब उनके लिए कुछ एक नियम होंगे, जैसे कोई माइन है, कंपनी है या फिर कोई खदान है, तो वहाँ अगर वो मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके जो सुरक्षा के साधन हैं उसको भी कंपनी मालिक या जो ठेकेदार है या फिर सरकार है उसको मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है या फिर उस कंपनी की है, ये उस कंपनी जिस कंपनी में वे लोग काम कर रहे हैं। आर्टिकल 44 बोलता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। नागरिक जितने भी नागरिक हैं, हम अगर 140 करोड़ नागरिक हैं तो सब पे समान नागरिक संहिता होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई विशेष वर्ग के विशेष लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो आर्टिकल 44 में ये सारी चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 45 यह बोलता है 6 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन फॉर 6 ईयर ओल्ड एज चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर ऑफ एज। आर्टिकल 46 बोलता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की रक्षा करना, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ST, SC एंड वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 46 बोलता है कि ST, SC, OBC जैसे वर्गों के उनको प्रोटेक्शन भी देना है और उनको सामाजिक भागीदारी में भी आगे बढ़ाना है, ये बोलता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 बोलता है पोषण स्तर, जीवन सुधारना और मादक द्रव्यों पर निषेध। अब जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं या शहरी स्तर के लोग हैं उनका पोषण स्तर भी सुधरे, इसके लिए भी आर्टिकल 47 बाध्य है। और उनका जीवन स्तर में भी जो सुधार करना है उसके लिए राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। और मादक पदार्थों का निषेध होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मादक पदार्थ का सप्लाई अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो राष्ट्र के लिए वो चीज़ें हानिकारक होंगी। राइस, न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स।
आर्टिकल 48 बोलता है कृषि और पशुपालन का अधिकरण, गो वंश का संरक्षण। अब कृषि और गो वंश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पशुपालन और कृषि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोटेक्शन ऑफ काउस, ये आर्टिकल 48 बोलता है। आर्टिकल 48 ए क्या बोलता है? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा। अगर इंसान है तो इंसान के साथ साथ पर्यावरण भी चल रहा है। आपको पता होगा कि जैसे एक छोटी मधुमक्खी जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठती है तो उसमें पॉलिनेशन होता है, फिर अनाज उगता है। अगर अनाज ही नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना भी जरूरी है। पूरी फूड चेन में, जैसे छोटे कीड़े मकोड़े, फिर मेंढक, फिर उससे बड़े कीड़े, सांप और फिर चील, जैसा देखा जाए छोटे ग्रास हॉपर्स, फिर घास खाने वाले जीव, फिर उसके ऊपर शेर और उसके ऊपर डिकम्पोज़र और या फिर चील और ऐसे लोग, यानी फूड चेन में सभी जानवरों का सहयोग जरूरी है। तो हमें भी पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 49 बोलता है ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। जो ऐतिहासिक काल की चीज़ें बनी हुई हैं, पुरानी जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, जो मुग़ल काल से आदि प्राचीन काल से जितने भी हमारे जो मंदिर बने हुए हैं, या फिर जैसे जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, या फिर जो हमारे मीनाक्षी टेम्पल्स हैं, ये जो हमारे पुराने मंदिर बने हुए हैं, चोल गुप्ता पीरियड के मंदिर जो बने हुए हैं, उनका संरक्षण करना, जैसे अशोक के शिलालेख हैं, उनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्मारक के रूप में देखे जाएंगे। तो उनका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 50 बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बॉडी जो हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, समांतर काम करती है और उनका सेपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा और जो ईज़ ऑफ गवर्नमेंट वर्क है वो भी आसानी से होगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 50 में आया है। आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत राष्ट्र कभी भी किसी के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता, या फिर दो देशों के बीच में कोई युद्ध चल रहा है या उसका इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो भारत राष्ट्र उनके बीच में कभी दखल अंदाजी या ऐसा कुछ काम नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 51 में बोला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 51 में बोली गई हैं। आर्टिकल 51 ए में बोला गया है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एडेड इन 42 अमेंडमेंट, नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल आर्टिकल 4260 बट क्लोजली रिलेटेड। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, वो आर्टिकल 51 ए में बोला गया। 52 में बोला गया राष्ट्रपति का पद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 के तहत आया। आर्टिकल 53 के तहत आया राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति के कार्य हैं, राष्ट्रपति के दायित्व हैं, या फिर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग करके वह राष्ट्र का चलन करते हैं। जो राष्ट्र में जो जो जरूरी चीज़ें हैं उनको चलाते हैं राष्ट्रपति, उनके पास क्या क्या कार्यकारी शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 54 बोलता है राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 बोलता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसमें संसद के सदस्य कैसे भाग लेते हैं और उनका जो वोट का परसेंटेज है वो कैसा होता है, ये आर्टिकल 55 में आया। आर्टिकल 56 में आया राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे होगा, अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं, राष्ट्रपति अगर बीमार हो जाते हैं, पद त्याग कर देते हैं या महाभियोग उन पर लगाया जाता है, तो
वो कार्यकाल कितने समय का होगा, और अगर वो छुट्टी पे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा। ये आर्टिकल 56 में आया। आर्टिकल 57 में आया पुनर्निर्वाचन की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर किसी कारणवश अगर प्रेसिडेंट का चुनाव रीइलेक्ट होता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, ये आर्टिकल 57 में आया। आर्टिकल 58 में आया राष्ट्रपति की पात्रताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने वाला है, चुनाव में खड़े होने वाला है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, ये सारी चीज़ें आएगी आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 59 में आएगा राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या सुरक्षाएं दी जाएंगी, ये आर्टिकल 59 में आता है। आर्टिकल 60 में आता है राष्ट्रपति की शपथ, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति शपथ लेंगे तो शपथ में क्या क्या शपथें होंगी, ये सारी चीज़ें आती है आर्टिकल 60 में। हमने पढ़ा अभी आर्टिकल 40 से 60। अगली वीडियो में हम करेंगे कवर 60 से 80 तक। जितना हम रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएगी। जय हिंद।